नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा हैं? 1 वेनेजुएला, 2 अर्जेंटीना, 3 चिली। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। टाटा मोटर्स ने 5000 इलेक्ट्रिक सेडान कार के लिए लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज कंपनीज के साथ साझेदारी की है। लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातु होती है। यह क्षारीय एवं एक दुर्लभ धातु है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, लैपटॉप आदि के निर्माण के लिए लिथियम एक जरूरी घटक है। आने वाले समय में इस धातु की मांग बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं की वजह से इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ रही है। दक्षिण अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल में शामिल देश हैं अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, इसलिए विकल्प भी सही होगा। लिथियम ट्रायंगल में शामिल देशों के पास लिथियम के 54% भंडार मौजूद हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय में सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व मौजूद है? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत सुरक्षा परिषद के किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो किए जाने पर 193 सदस्यीय निकाय को बैठक करने की जरूरत होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। इस प्रकार यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग यानी यूएससीआईआरएफ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या फिर नीति आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग यानी यूएससीआईआरएफ। हाल ही में यूएससीआईआरएफ ने लगातार तीसरे वर्ष भारत को 2021 में धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे अधिक उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में रखने की सिफारिश की है। धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट यूएससीआईआरएफ द्वारा जारी की जाती है, इसलिए विकल्प भी सही है। यूएससीआईआरएफ अमेरिका का एक स्वतंत्र सरकारी आयोग है, जो विदेशों में धर्म की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा के लिए समर्पित है। यह अमेरिकी कांग्रेस के लिए एक सलाहकारी निकाय है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 1 टीकाकरण, 2 स्वास्थ्य जांच, 3 प्री स्कूल शिक्षा। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी की हकदार हैं। आंगनवाड़ी केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो भारत में ग्रामीण बच्चों और माताओं के देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में भारत सरकार द्वारा भूख और कुपोषण से निपटने के लिए आईसीडीएस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी। आंगनवाड़ी केंद्र मुख्यतः निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं: पूरक पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल सेवाएं, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक संवैधानिक निकाय है। 2, यह विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता दी गई, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा? 1. अगस्त प्रस्ताव, 2. क्रिप्स प्रस्ताव, 3. नेहरू रिपोर्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। भारत को डोमिनियन स्टेटस देना इसका मुख्य प्रावधान था। 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। इसने युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का वादा किया। नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के लिए डोमिनियन स्थिति की सिफारिश की, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 बांग्लादेश, 2 कंबोडिया, 3 थाईलैंड, 4 लाओस। उपरोक्त में से कौन से देश म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर केवल 1, 2 और 4। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने आंग सान सू की को भ्रष्टाचार का दोषी पाया और उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। यह उत्तर पश्चिम में बांग्लादेश और भारत, उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व और दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी WIW के लिए इस वर्ष की थीम है वैक्सीन एंड इकोनॉमी, अ शॉट एट बेटर लाइफ, पैंडेमिक कॉन्कर्ड या फिर लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। हर साल 24 से 30 अप्रैल तक वैश्विक स्तर पर विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी WIW मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के टीकाकरण सप्ताह की थीम लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह थीम स्वस्थ जीवन के लिए टीकाकरण और वैक्सीन इक्विटी के महत्व को दर्शाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी? चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या फिर जापान। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जापान। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध जापान से था, इसलिए विकल्प डी सही है। केन तनाका का जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान के फुकुओका क्षेत्र में हुआ था। उन्हें 2019 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे उम्र दराज जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, जापान। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया 3M14 कैलिबर क्या है? एक आकाशगंगा, एक कोविड दवा, एक रैंसमवेयर या फिर एक क्रूज मिसाइल। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, एक क्रूज मिसाइल। हाल ही में तस्वीरों में परमाणु सक्षम कैलिबर मिसाइलों को एक रूसी पनडुब्बी पर ढोते हुए देखा गया है। 3M14 कैलिबर एक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LACM है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस मिसाइल की अनुमानित रेंज लगभग 1500 से 2500 किलोमीटर है। परमाणु सक्षम मिसाइल रूसी नौसेना की जमीनी स्ट्राइक क्षमताओं का मुख्य आधार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, एक क्रूज मिसाइल। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार या फिर कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक।
इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।